हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का द अमृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझा, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट समझा। अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी आज हमारा थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स कवर होने जा रहा है। आइए इसे डीपली समझते हैं। सो चैप्टर नंबर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो एलिमेंट्स आर ब्रॉडली classified into metals and non-metals on the basis of their physical and chemical properties। यानी हम एलिमेंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, किसके बेसिस पे? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। मेटल्स वो होते हैं जनरली विच आर शाइनी, जो कि चमकीले होते हैं, हार्ड ठोस होते हैं, मेलेबल यानी जिन्हें मार मार के और उनकी कठोरता को उनको एक थिन शीट में पतला किया जा सकता है। डक्टाइल होते हैं जो कि जिन्हें एक वायर में लंबा किया जा सकता है। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अच्छा स्रोत देते हैं। नॉन मेटल्स जनरली नॉन डक्टाइल होते हैं, डल होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, पुअर कंडक्टर्स जिनके अंदर से बिजली पास होने की क्षमता भी नहीं होती है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन सम एग्जांपल्स हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। पहला है Fe यानी आयरन, जिसे हम लोग हिंदी में लोहा कहते हैं। कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल है मेटल के। नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस आ जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने जैसा कि समझा चमक, लस्टर। मेटल्स जनरली हैव अ शाइनी सरफेस, जिनके पास एक चमकीली परत होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अब मेटल हार्ड होते हैं यानी कठोर होते हैं। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड यानी वो ठोस होते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, कैन बी कट विथ अ नाइफ। बट ये एक्सेप्शन है। अगर हार्डनेस की बात की जाए तो हार्ड कौन से मेटल हैं? जैसे आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये सारे एलिमेंट्स हार्ड हैं। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें की एयर में डायरेक्ट रखा भी नहीं जाता है, या तो ये पेट्रोल नॉन पोलर में रखे जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट में, ये सॉल्वेंट में ये रखे जाते हैं। इन्हें डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने पे ये जलने लगते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम। और इन्हें इजीली हम लोग नाइफ की मदद से कट भी कर सकते हैं। अब मेटल है वो मेलेबल भी होते हैं। मेलेबल यानी मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, जिन्हें पतली चद्दर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई ब्लॉक है गोल्ड का तो इस पे हम कंटिन्यू हैमरिंग करके यानी कंटिन्यू हथौड़ा मार के इसको पतली शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज हम लोग करते हैं खाने को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फूड, टू प्रिवेंट फूड, टू गेट रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में समझा। डक्टाइल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइल। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी हम मेटल को एक पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। यहाँ कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। नेक्स्ट है सोनोरस, यानी मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन
स्ट्रक यानी जब हम हैमरिंग करते हैं, यानी जब हम हथौड़ा मारते हैं किसी, आपने देखा होगा कि इवन मेटल और मेटल आपस में जब टकराते हैं, जैसे अगर हमने देखा होगा मंदिर में घंटियां होती हैं, अगर उस पे आप उसी मेटल की बनी हुई उसी उसी मेटल की एक घंटी जो लटकती रहती है, उसी में अगर आपस में हम लोग अगर उसे लड़ाते हैं तो मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। वो क्या करता है, सोनोरस होता है। इसी प्रॉपर्टी जो ये साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग सोनोरस बोलते हैं। सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। गुड कंडक्टर यानी ये अच्छे कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकती है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉपर, एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। हमने देखा कि कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है कॉमनली इलेक्ट्रिकल वायर्स में। देन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल कठोर होते हैं। मेटल के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं। मेल्टिंग यानी पिघलना, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी उससे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। आप ये देखते होंगे कोई मेटल, अगर आयरन की बात की जाए, अगर आप आयरन को गर्म करेंगे तो वो पहले रेड हॉट होगा, रेड हॉट होगा। देन कुछ समय बाद ये यही रेड हॉट व्हाइट में बदल जाएगा। देन ये व्हाइट और हीट लेता जाएगा ये, और रेडिश कलर का होगा। व्हाइट से पहले और रेडिश होता जाएगा, और अल्टीमेट ये अपना कलर वापिस से ये ठंडा होने के बाद पकड़ लेगा। सो ये जो फिनोमिना है उसे हम लोग बॉइलिंग कहेंगे, यानी मेटल बॉइल कर रहा है। जबकि मेल्टिंग क्या होगा, मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, उसी को हम लोग मेल्टिंग कहेंगे। एक्सेप्शन, कौन कौन से मेटल हैं जो कि मेल्ट और बॉइल पहले से हो चुके हैं। जैसे मर्क्यूरी है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम पे, टेम्परेचर उसका 29 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे 29 to 30 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। वाइल गैलियम एंड सीजियम हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम जनरली, अगर गैलियम की स्पून की बात की जाए, चम्मच, तो वो 29 to 30 डिग्री पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जबकि मर्क्यूरी ऑलरेडी लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम बात करें तो कुछ मेटल है जैसे बेरियम, ब्रोमीन, ये गैस फॉर्म में रहता है। क्लोरीन ये गैसियस फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो जनरली नॉन लस्टरियस रहते हैं, जिनमें चमक नहीं होती है। वो ब्रिटल होते हैं, इन सॉलिड स्टेट, वो कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। देन जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें ना तो हीट पास हो सकती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर नॉन मेलेबल और डक्टाइल, जो कि ना तो मेलेबल है, ना तो उन्हें पतला किया जा सकता है और ना तो उन्हें ताना जा सकता है। दे आर जनरली नॉट सोनोरस, यानी उनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी देखने को नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस क्या क्या है, ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल एलिमेंट है, जिसका एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। एलोट्रॉप यानी एक फॉर्म है जो कि एक स्टेबल फॉर्म है, ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये हम आगे समझेंगे क्यों ऐसा होता है। ये ऐसा होता है उसके फिनोमिनल स्ट्रक्चर के कारण वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन भी है, वो नॉन मेटल है, बट हैज अ लस्ट्रस अपीयरेंस, जिसके पास चमकीला अपीयरेंस होता है, जबकि ये नॉन मेटल है। डायमंड इज अ नॉन मेटल एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। अच्छा, डायमंड भी है, ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है।
कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, एक तो ग्रेफाइट, नेक्स्ट डायमंड एंड थर्ड है बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये 3 एलोट्रॉप हैं कार्बन के, जो कि कार्बन की जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की अगर बात की जाए तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में समझा था कि कैसे कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके, और रिड्यूस हो जा रहा है हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आके। अगर ध्यान से देखेंगे तो मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। हमने पहले ये देखा था कि अगर जिंक रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। बट अगर यही ऑक्सीजन अगर अगर ये एसिड से रिएक्ट कर देगा, अगर ये मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, देन क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन था और ये रिएक्शन विथ एसिड है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे जनरल रिएक्शन मेटल विथ ऑक्सीजन। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है हमें, मेटल ऑक्साइड दे रहा है। M2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ ड्रेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होगा, व्हाइट पाउडर। नेक्स्ट नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में अगर हम समझेंगे तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो सारे मेटल ऑक्साइड है मोस्टली वो बेसिक नेचर के होंगे, यानी बेसिक नेचर के, यानी जिनका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा आर टर्म्ड एज बेसिक इन नेचर। इसका एग्जांपल हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां मैग्नीशियम और वाटर के मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बना दिया और मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल ने वाटर के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा है। नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझिएगा आप लोग। व्हाट आर द टर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मींस? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस, यानी दोज ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं, आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी तक हमने क्या देखा कि जनरली ऑक्साइड्स जो है वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वो या तो एसिड के होंगे या तो बेस के होंगे, या एसिड से रिएक्ट करेंगे या बेस से रिएक्ट करेंगे। बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं दैट रिएक्ट्स विथ बोथ, जो कि दोनों से रिएक्ट कर लेंगे, एसिड से भी और बेस से भी, एंड आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे इसका एग्जांपल समझेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO। नेक्स्ट अगर इसको हम ध्यान से समझेंगे तो सल्फर ऑक्साइड यहाँ क्या बना दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना दे रहा है। ये रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन है। अगर कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, अगर मेटल की रिएक्शन हम करते हैं ऑक्सीजन से तो यहां हमें क्या मिल रहा है, यहां हमें मिल रहा है, अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है। देन हम अगर आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें आयरन ऑक्साइड मिलेगा। तो ये सारी नॉन मेटल की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। देन नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हमने पहले देखा कि रिएक्शन
मेटल की किसके साथ देखी हमने, ऑक्साइड्स के साथ देखी, फिर एसिड्स के साथ देखी, फिर बेस के साथ देखी, देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। सो क्या हमें मिलता है, क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, हम देखते हैं। और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट तो एक हो गया मेटल, एक हो गया वाटर, यानी एरो के LHS साइड में क्या होगा, मेटल प्लस वाटर। अब हमें प्रोडक्ट की अभिलाषा है और चाहत है, देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलता है। रिएक्शन कराई जाए, डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एट डिफरेंट रेट्स, यानी सारे मेटल, अलग अलग मेटल पानी के साथ अलग अलग रेट से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यानी सारे मेटल की रिएक्शन की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है पानी के साथ रिएक्ट करने में। यानी अगर सोना है, अगर गोल्ड है, यानी Au और Ag, Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड, और Cu यानी कॉपर, ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, सारे की प्रॉपर्टी डिफरेंट है पानी के साथ रिएक्ट करने में, और सारे का रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट है। यानी ये पानी से कुछ और समय में रिएक्ट करेगा, ये पानी से कुछ अलग समय में रिएक्ट करेगा, और ये पानी से कुछ अलग समय में रिएक्ट करेगा। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम की अगर बात की जाए, दे रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पानी में जाते ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा प्लस H2O प्लस हीट बना देगा। अगर ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रोडक्शन ऑफ H2। ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, प्लस हीट भी रिलीज हो रही है। अगर हम ध्यान से यहाँ रिएक्शन को समझें तो सोडियम की रिएक्शन है वाटर के साथ, ये नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये अगर हम सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, देन हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है, यहां दिक्कत नहीं है, बट सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम हमने पहले समझा कि उसको तेल में भिगा के रखा जाता है, ऑयल में रखा जाता है, टू ब्रेक द कॉन्टेक्ट बिटवीन द नेचुरल एनवायरमेंट। अगर वो पानी से कांटेक्ट में आता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वो प्रोडक्शन कर देगा किसका, हाइड्रोजन गैस का। अब हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, और हीट के कारण यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, यानी ब्लास्ट हो जाएगा। दैट्स वाई सोडियम को कभी भी पानी के साथ नहीं रखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। Then because a lot of heat is produced, hydrogen may catch fire, यानी जितनी हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में, जैसा कि यहाँ आपने समझा, ड्यू टू इंक्रीज इन हीट इट कैचेस फायर, और यहाँ क्या होगा, आग लगने का खतरा है। और कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर लेस वायलेंटली। अब कैल्शियम की अगर बात की जाए तो कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस भी यहां मिल रही है, बट कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव। एंड हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी अगर आपको याद हो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात करें सोडियम की तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें हीट रिलीज होगी, और अगर हम बात करें कैल्शियम की तो यहाँ ये रिएक्शन होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अंदर आती है ना कि बाहर जाती है, और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन से हीट बाहर जाती है। तो यहाँ हीट के कारण क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, और यहाँ हीट इन्वॉल्व होगी, यानी हीट अंदर आएगी, तो जो ओवरऑल रिएक्शन का टेम्परेचर रहेगा वो डाउन रहेगा। देन मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स फास्टर विथ हॉट वाटर। यानी अगर हम ध्यान से समझेंगे तो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर से कैसे रिएक्ट कर रहा है, फास्ट रिएक्ट कर रहा है, विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, बट हॉट वाटर से क्या कर रहा है, फास्ट रिएक्ट कर रहा है। देन एल्यूमिनियम, हमने क्या क्या समझा, सोडियम एंड पोटेशियम को देख लिया, कैल्शियम को देख लिया, मैग्नीशियम को देख लिया, अब हम एल्यूमिनियम को देख रहे हैं। एल्यूमिनियम डज नॉट रेडिली
react with water because it develops a protective layer of aluminium oxide on its surface. बच्चों, आपको इस क्लास में एक चीज बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं कि जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स रहते हैं दे आर वेरी हार्मफुल टू द बॉडी. हमें एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज इसलिए क्योंकि जब आप एल्यूमिनियम की थाली में बर्तन में खाना बनाते हैं या खाते हैं तो एल्यूमिनियम, अगर ये एल्यूमिनियम है, ये ब्लैक लाइनिंग एल्यूमिनियम यूटेंसिल है, तो येलो लाइनिंग से आप समझिएगा कि एक वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर लेता है अपने बाहर के साइड भी और एक अपने अंदर के साइड भी. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो कार्सिनोजेनिक रहता है, यानी कैंसर कॉजिंग रहता है. आपकी बुद्धि को ये क्षीण करता है, आपकी बॉडी को ये हार्म करता है. देन एल्यूमिनियम डज नॉट रेडिली रिएक्ट विथ वाटर, और ये पानी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज इट डेवलप्ड अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने अंदर. ठीक. देन आयरन, आयरन की बात की जाए, आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम. आयरन जो है लोहा, वो किससे रिएक्ट करता है? स्टीम से. सो Fe, 3 मोल ऑफ Fe reacts with 4 मोल ऑफ water gives iron oxide plus 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब कॉपर की बात की जाए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. कॉपर इज द बेस्ट मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. कॉपर की एक बात बताएं तो कॉपर पानी को मिनरलाइज करता है, मिनरलफुल बनाता है और पीने में 100% सेफ वाटर है. देन कॉपर पानी को प्यूरिफिकेशन भी प्रदान करता है. देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड. अब हम देखेंगे रिएक्शन किसकी? मेटल्स की. किसके साथ? एसिड के साथ. आइए, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं, बट इसको और डीप में समझते हैं. मोस्ट मेटल्स रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. जैसा यहाँ जिंक प्लस 2HCl गिव्स जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड किस फॉर्म में हमें मिलेगा? सॉल्ट के फॉर्म में, जो कि प्रेसिपिटेट होगा. प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी सॉल्यूशन में से, मतलब रिएक्शन में से. जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड, यानी जिंक जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ये लिबरेट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड, यानी जिंक का सॉल्ट मिलेगा. नेक्स्ट, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. अच्छा, ये तो हमें पता है, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है. बट कोई अगर किसी को पता लगाना हो कि हाइड्रोजन गैस ही है, वो जो गैस लिबरेट हो रही है वो हाइड्रोजन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? सो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. अगर टेस्ट की बात की जाए तो हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन है? सो अगर आप यहाँ मेटल पीस ले लेंगे, जिंक, अगर सपोज ये जिंक की प्लेट है, ये जिंक प्लेट है, अगर इस पे आप HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमको क्या मिल जाएगा? जिंक क्लोराइड. बट एक गैस इसमें से निकल रही होगी, हमें पता नहीं है वो गैस कौन सी है. बिफोर टेस्टिंग, अगर हमने टेस्ट नहीं किया है तो हम इसके लिए एक टेस्ट कर सकते हैं, कैंडल टेस्ट. एक कैंडल जला लेंगे और इस कैंडल को अगर इस रिएक्शन के पास लेके आएंगे तो जो ये बबल्स उठ रहे हैं जिस भी गैस के होंगे, सारी गैस की डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने पे पॉपअप साउंड दे देगा. क्या दे देगा? पॉपअप साउंड. तो हमें इसी टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है. आइए आगे समझते हैं. व्हेन बर्निंग अ मैचस्टिक इज बॉट नियर द हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विथ अ कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड. जैसा कि हमने आपको पढ़ाया कि अगर हम कैसे टेस्ट कर रहे हैं, एक जलती हुई मैचस्टिक या जलती हुई कैंडल को अगर हम पास में लेके आते हैं, किसके? जिंक क्लोराइड के,
देन या कोई भी मेटल के इस रिएक्शन के जो कि रिएक्ट कर रहा है मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए, तो वो पॉपअप साउंड से वो इंट्रोड्यूस कराएगा हमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज कॉपर, silver and gold do not liberate hydrogen from dilute non-oxidized acid because they are below hydrogen in the reactivity series। जैसा कि हमने आपको चैप्टर नंबर 1 या 2 में पढ़ाया होगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, सारे मेटल्स के पास ये क्षमता नहीं है कि दूसरे मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज से रिप्लेस करे। जैसे अगर बात की जाए इफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज देयर, सो हाउ शुड इट एबल, यानी वो कैसे एबल हो सकता है कि वो स्ट्रांगली रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर पाए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी कारणवश कॉपर और सिल्वर में और गोल्ड में हमें हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज कॉपर इज हाई रिएक्टिव, silver is high reactive and gold is high reactive than hydrogen, and hydrogen is not capable to replace or displace the copper, silver and gold ion because it lies in least reactive series than gold, silver and copper. Next, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस, क्षारों के साथ धातुओं का की अभिक्रिया। अगर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस की बात की जाए तो मोस्ट मेटल्स यानी बहुत कई ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड plus water to give sodium aluminium oxide plus 3 mole of H2. Thus aluminium is a amphoteric in nature। अच्छा, और ध्यान से अगर देखें तो एल्यूमिनियम जो है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विथ रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगी वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे आयरन है, आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर लिबरेट हो गया। लिबरेट क्या हो गया, सॉल्यूशन में है। जैसे इस रिएक्शन को ऐसे समझिए, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम आयरन की नीडल डालेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर FeSO4 सॉल्यूशन, यानी इसमें जो आयरन होगा उसने डिस्प्लेस कर दिया है इसके कॉपर को, यानी कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, दैट्स व्हाई यहां कलर चेंज हो गया है। ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑफ कॉपर फॉर्म्स। सो ये डिस्प्लेसमेंट सीरीज हमने देखी। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, ये हम समझ लेंगे। मेटल प्लस बेस मिलके बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, क्लोरीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन नेगेटिव है और सोडियम पॉजिटिव है। यहां अगर सॉल्ट की बात की जाए तो सॉल्ट के चार्ज की बात हो रही है, तो सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। ऐसा क्यों है, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो ये सोडियम का ऑक्टेव बनाए, सोडियम का एटॉमिक नंबर रहता है,
एटॉमिक नंबर रहता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 17। 17। देन अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। तो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन टू लूज, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दैट्स वाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टू प्लस 8 10 प्लस 7 17। इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नहीं है, दैट्स वाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है, दैट्स वाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक यौगिकों के गुण। अब फिजिकल स्टेट, फर्स्ट पॉइंट, दे आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। ये क्या होते हैं? ठोस और कठोर। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। इनके पास क्या होती है? इनके आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई रहती है। अगर आयनिक कंपाउंड की बात की जाए, अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें, इन्हीं की आयंस की, तो इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये जुड़े हुए रहते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। देन सॉल्युबिलिटी, मैनी आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत से आयनिक कंपाउंड, जैसे अगर NaCl की बात की जाए, जो कि एग्जांपल ऊपर हमने समझा, ये सॉल्युबल है, ये कॉमन सॉल्ट है, सॉल्युबल है पानी में। और एक चीज देखा जाए, अगर ये भी तो सॉल्युबल है वाटर में, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। सो मेनी आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है? यानी ऐसी क्षमता, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड की ऐसी क्षमता जो कि उसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टेबल बनाती है, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और अच्छे से समझेंगे, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। Why? Because they have not any medium to conduct the electricity. अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके तो रहेंगे, बट उनके पास कोई मीडियम नहीं रहेगा। दे आर हैविंग नो एनी मीडियम टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट यानी अगर वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट को ही आप मोल्टेन स्टेट समझिए। एक्चुअली अगर बहुत ध्यान से समझा जाए तो मोल्टेन स्टेट ऐसी स्टेट होती है, ना तो कोई चीज उस परफेक्ट फॉर्म में सॉलिड हो और ना तो वो लिक्विड हो। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी मम्मी ने आइसक्रीम जमाई है और वो आइसक्रीम आप खाने बैठे हैं, अगर वो एडिबल आइसक्रीम वो किस फॉर्म में हो गई है? एक लिक्विड के फॉर्म में हो गई है, यानी आप उसे उस आइसक्रीम को खाने के बजाय पी रहे हैं, तब वो आइसक्रीम किस फॉर्म में है? मोल्टेन फॉर्म में। देन वो लिक्विड, ना तो वो लिक्विड है और ना तो वो सॉलिड है, दैट्स वाई
और तब क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के फॉर्म में है। यानी आयंस का फ्री होना बहुत जरूरी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ये पानी है, पानी के फॉर्म में ये कंडक्ट करेगी। जब NaCl, Na प्लस और Cl माइनस पानी में घुल जाएगा तो ये आयनिक फॉर्म बना देगा, जो कि गुड कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन क्या है, रीजन है आयंस आर फ्री टू मूव इन द मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। यानी जो आयंस हैं वो मोल्टेन और एक्वस स्टेट में क्या है, फ्री है, फ्री टू मूव है। देन अकरेंस ऑफ मेटल, धातुओं की प्राप्ति। मेटल्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन टू फॉर्म। मेटल्स हमको अर्थ क्रस्ट में दो भागों में मिलते हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। हमने क्या कहा, जो नेचुरली उत्पन्न हो रहे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में, उन्हें हम मिनरल्स कह रहे हैं। अब minerals form which metals can be extracted conveniently and economically called ores। यानी ores क्या है, ये तो मिनरल्स की डेफिनेशन थी। ores की डेफिनेशन क्या है, मिनरल्स फ्रॉम विच, यानी जिसमें से मिनरल्स मिलते हैं, हमें मिनरल्स जिसके अंदर से मिलते हैं, विच एलिमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड इकोनॉमिकली आर नोन एज ores। एग्जाम्पल, बॉक्साइट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका इंपॉर्टेंट ओर है, एल्यूमिनियम का। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन देयर रिएक्टिविटी सीरीज। थ्री मेन स्टेप्स, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटी। हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर बनाएंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से इसे समझिएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है। थ्री मेन स्टेप्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, हमने कॉन्सेंट्रेशन बनाई, कॉन्सेंट्रेटेड बनाया नहीं, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, और क्या किया हमने, रिमूव किया। क्या रिमूव किया, अनवांटेड इंप्योरिटी को हमने रिमूव किया। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, हमने ओर को किसमें चेंज किया, ऑक्साइड में चेंज किया। द concentrated ore is converted into its oxide, हमने ओर को ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज किया। रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड्स इज रिड्यूस्ड टू ऑब्टेन द मेटल, यानी हमने क्या किया, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। देन हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ऑब्टेन द मेटल, हमने मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर दिया, यानी उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया टू ऑब्टेन मेटल। देन नेक्स्ट, थैंक यू। आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ये चैप्टर बहुत लंबा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।